ऐसे हैं जहाँ पर एनजीओज प्राइमरी एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। तो अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स का भी देखते हैं तो लगभग 22,000 एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुए हैं लगभग 2014 से 2026 के बीच में। तो हर एक लाइसेंस कैंसिलेशन से लगभग 4 से 8 लाख बेनिफिशरीज अफेक्ट होते हैं, जिनमें खास करके चाइल्ड प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, वैक्सीन, एजुकेशन सेक्टर्स में मेन। केरला, तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के जो माइनॉरिटी रन कॉन्वेंट स्कूल हैं, मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं और ऑर्फनेजेस हैं, तो वो एक्सट्रीम रिस्क पर है। और इसी का मेन कारण है कि हमने एक दो कमेंट्स यूएस से भी ये आवाज़ें सुनी थी कि ये जो बिल है उनका उन्होंने भी इस बारे में चर्चा किया था उनके एक दो सीनेटर्स ने। जैसे किसी एनजीओ का जो लाइसेंस रद्द हो गया है तो उसका जो एसेट्स है उसका टेक ओवर तो गवर्नमेंट अथॉरिटी कर लेगी। तो जो डोनर ने, मान लो किसी ने तो डोनेशन दिया होगा ना फॉरेन से, तो जो उसने डोनेशन दिया है तो उसका जो ओरिजिनल इंटेंट है कि हाँ ठीक है किसी की मदद हो, तो वो तो फिर मान लो डिफीट हो जाएगा ना। तो मेन इशू ये भी है इसमें। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई इसको मान लो गलत तरीके से यूज कर सकता है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में देखें तो इसमें आर्टिकल 14 एंड 19 1C ये दो का काफ़ी जिक्र है। जैसे अगर 14 की अगर हम बात करें, वो जुडिशियल रिव्यू के बिना एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरी है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेट करता है। और 19 1C के अगर हम देखें तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है, एसेट सीजर और पर्सनल लाइबिलिटी का डर एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो लोग नए एनजीओज बनाने से थोड़ा हिचकिचाएंगे, डरेंगे नहीं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि हाँ ठीक है कि अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो फिर एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। और आर्टिकल 25-26 तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी बात इसमें उठी है। रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनका अपना चैरिटेबल अफेयर मैनेज करने की ऑटोनॉमी को भी ये कुछ हद तक प्रभावित करता है। और माइनॉरिटी के पास अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं, तो उस बारे में भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आर्टिकल 300 ए जो राइट टू प्रॉपर्टी है, तो ये वहाँ पे इफेक्ट करता है। डोमेस्टिक एसेट को बिना फेयर कंपेंसेशन के सीज करना डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अगर वे फॉरवर्ड में हम देखते हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से तो यही है कंक्लूजन में कि जेपीसी को एक बैलेंस कंसल्टेशन करनी चाहिए सभी सिविल सोसाइटीज से, लीगल एक्सपर्ट से और ऑडिटर से,